अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है इसमें से, आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया सलजम वाला शाह है, बी दिया है इया है, सी दिया चा है, डी दिया सा है। तो इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है हमारा सरल वाला सा को देखेंगे तो ये हमारा दंत वाला सा है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, ये तालव्य से नहीं होता। बाकी सलजम वाला चा हो या या हो, ये सब हमारे तालव्य से उच्चारण होते हैं। हम बात कर लेंगे चा वर्ग, तालव्य से उच्चारण होता है। सलजम वाला शा ये हमारा तालव्य से उच्चारण होता है। या हुआ हमारा तालव्य से उच्चारण स्थान होता है इसका। और सा की बात कर लेंगे सरल वाले का, तो ये हमारा दंत से इसका उच्चारण स्थान है, याद रखना, पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो सा का वर्ण तालव्य स्थान नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, छोटी बड़ी हुआ, चा वर्ग हम बात कर ले या चा से लेके यहाँ तक के, या हुआ शा हुआ, ये सब तालव्य से उच्चारण स्थान है इन सब का, तो याद रखना इसको। बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। अगर आप यूपीएसआई का पेपर देखेंगे तो वहाँ से रिपीट किया गया बार बार, और मैं पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ। अब आगे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। करंट अफेयर्स कहाँ से किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखेंगे जीएसटी के बारे में पूछा हुआ, तो याद रखना जीएसटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा प्रथम जीएसटी के परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया नरेंद्र मोदी, बी दिया अरुण जेटली, सी दिया श्री रामनाथ कोविंद, डी दिया श्री अमित शाह। तो अरुण जेटली थे इसके प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, याद रखना इनको। बात कर लेंगे 23 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की पहली बैठक आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा किया गया था इसका। सितंबर 2021 में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण थी। आज भी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो निर्मला सीतारमण ही है, याद रखना इनको। याद रखना जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। आगे बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो याद रखना मानव विकास का रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये हो नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा, ये भी नहीं जारी करता। डी देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये भी नहीं जारी करता। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी दिया संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट को। इसकी व्याख्या देख लेंगे। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुँच, आय व जीवन के स्तर संकेतों को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता का स्तर, इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो याद रखना इसको, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस की तिथि को कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया 22 अक्टूबर, बी दिया 21 अप्रैल, सी दिया 26 नवंबर, डी दिया 15 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ हमारा 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। व्याख्या की बात कर लेंगे इसके। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस में प्रथम सिविल सेवा सत्र की संबोधना किया गया था या आयोजित किया गया था। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। याद रखना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सेवकों को किसने कहा था। तो सिविल सेवकों को स्टील ऑफ फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सिविल सेवा का दिवस का पहली बार दिल्ली के
विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, याद रखना। तो पहली बार सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता? 2006 में मनाया गया था, 21 अप्रैल को। आगे बात कर लेंगे, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया समान दिया, बी दिया ऊष्मा का संचरण, सी दिया इंसुलेशन, डी दिया प्रवाहकत्व। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, प्रवाहकत्व को कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, कंडक्शन के द्वारा स्थानांतरण होता है ऊष्मा का। इसकी व्याख्या में देखते हैं, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण प्रक्रिया को कंडक्शन बोलते हैं या कहते हैं। कंडक्शन द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस, द्रव और गैस। वही बात कर लेंगे, प्लाज्मा सभी प्रस्तावों में इसका संचरण होता है। तो याद रखना ये सब, ये साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में ब्रिटिश द्वारा रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए दिया 1931, बी दिया 1857, सी दिया 1924, डी दिया 1947। अब हम बात कर लेंगे 1931 को क्या होता? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1924 को बात करेंगे तो आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। तो याद रखना, 1857 की क्रांति हुई थी 1857 में। आगे बात करेंगे इसकी व्याख्या में, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। बजट 2017 में फिर से रेल बजट की घोषणाएं आम बजट में होने लगी, यानी अगर देखा जाए 1924 को अलग किया गया था, 2017 से फिर से एक में इसकी घोषणाएं होने लगी। अब दोनों बजट एक साथ ही पेश किए जाते हैं, रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किए जाते हैं, याद रखना प्रेजेंट टाइम में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया पुलिस महानिदेशक, बी दिया राज्य के प्रमुख सचिव, सी दिया कैबिनेट सचिव, डी दिया पुलिस महानिरीक्षक। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हमारा, पुलिस महानिदेशक इसके प्रमुख होते हैं। इसकी व्याख्या में देखेंगे तो या इंग्लिश में कहें इसको तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल होते हैं। बात करेंगे तो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। और फिर से बात कर लें, इसके नीचे तो क्या होते हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। तो ये इनके क्रम था पोस्टों का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था? तो ये बहुत पुराना करंट पूछा था, एक साल बैक जाके ये करंट पूछा था। खेल से पूछे जाते हैं, पुरस्कार जितने हैं तैयार कर लेना अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर। तो ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन हमारा करंट का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो ये हमारा हिस्ट्री का एक प्रकार से क्वेश्चन देखा जाए बनता है। ऑप्शन नंबर ए दिया 1937 को, बी दिया 1935 को, सी दिया 1938 को, डी दिया 1936 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1937 को हमारा बर्मा से भारत अलग हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, इसी के तहत हमारा बर्मा भारत से अलग किया गया था। 1937 में बर्मा म्यांमार, जिसे हम आज कहते हैं, भारत से अलग कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि म्यांमार भारत और चीन के मध्य स्थित एक बफर स्टेट है। पटकोई पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो यहीं पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी बात करेंगे तो दोनों के मध्य में स्थित है, जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। म्यांमार को बात करेंगे तो ब्रह्मा अथवा पगोड़ा का देश भी कहा जाता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क परियोजना को कौन सा सुरक्षा बल कार्यान्वित कर रहा है? तो इस समय बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया भारतीय नौसेना, बी दिया भारतीय वायुसेना, सी दिया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, डी दिया भारतीय तटरक्षक। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया वो हमारा भारतीय तटरक्षक द्वारा इसको संचालित किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है। इसकी व्याख्या में बात करेंगे तो भारतीय तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क परियोजना भारतीय तटरक्षक बल कार्यान्वित कर रहा है इस समय। तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत या अंतर्गत 18 अगस्त 1973 को शांतिकाल में भारतीय समुद्र तटों की रक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय की बात कर लेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखना इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया दादा भाई नौरोजी, बी दिया जे एन मुखर्जी,
सी दिया एस एन बोस, डी दिया जे एन घोष। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था या प्रस्तावित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में लिखा है इस सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर क्वाड या आतंक निरोधक दस्ते का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया मथुरा, बी दिया आगरा, सी दिया मैनपुरी, डी दिया लखनऊ। तो इसका आप बात करेंगे तो एंटी टेरर क्वाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। व्याख्या की बात करेंगे। 2007 में उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी दिया लॉर्ड हेस्टिंग, सी दिया लॉर्ड डलहौजी, डी दिया रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। व्याख्या की बात करेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोपरिता की नीति को शुरुआत किया था। भारत में इसका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक के था। इसने भारत में राजनीतिक श्रेष्ठ को बढ़ाने का प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत ने आर्थिक इतिहास में 2016 से पूर्व विमुद्रीकरण की 2 घटनाएं कौन से वर्षों में की थी। तो याद रखना इसको, विमुद्रीकरण का जितनी भी डेट थे तो उसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए दिया 1946 से 78 के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दिया 1991 एंड 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1935 और 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी दिया 1947 से और 1950 में हुआ था। तो ये 2 डेटें और कब हुई थी विमुद्रीकरण, तो उनको आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1946 में हुआ था एक बार, और दूसरी बार हमारा 1978 में किया गया था, और तीसरी बार हमारा 1916 में किया गया। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। भारत ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। इस विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन का अंकुश लगाना था। इसके पहले वर्ष 1946 में भी किया गया था, 1978 में भी किया गया था विमुद्रीकरण। तो ये दोनों डेट याद रखना, 1946, 1978 और 2016 में, ये 3 विमुद्रीकरण डेट इनको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एएसआई में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले किस पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया नायलॉन, बी दिया एक्रिलिक, सी दिया पॉलिस्टर, डी दिया रेयान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, नायलॉन। इसकी व्याख्या की बात करेंगे। एक अमेरिकी शोधकर्ता ने 1930 के दशक में नायलॉन नामक सिंथेटिक फाइबर का निर्माण किया था। इसे पहला पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। इसका उपयोग आधुनिक वस्त्र उद्योग में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मिशन सागर में यश का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया सेफ्टी, बी दिया सेलेक्टिव, सी दिया सेशनल, डी दिया सिक्योरिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया वह सिक्योरिटी यश का मतलब होता है इसमें। इसकी व्याख्या में देखेंगे तो हिंद महासागर के द्वीपों पर आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए भारत ने 2015 में सागर मिशन की शुरुआत किया था। सागर मिशन का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अंततः स्पष्ट है कि सागर में यश का मतलब है सिक्योरिटी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ब्रुसेल्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए दिया ताइवान, बी दिया ऑस्ट्रिया, सी दिया बेल्जियम, डी दिया बेलारूस। तो इसमें बेल्जियम ही ब्रुसेल्स की राजधानी है। ताइवान की राजधानी बात कर लेंगे तो ताइपे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करेंगे वियना है। बेल्जियम की राजधानी की बात करेंगे ब्रुसेल्स है। बेलारूस की बात कर लेंगे तो मिन्स्क है। तो याद रखना ये सब प्रमुख राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो देश की जितनी राजधानियाँ याद कर लेना।
एएसआई और एसआई में दोनों में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता? ऑप्शन नंबर ए दिया हाइग्रोमीटर, बी दिया बैरोमीटर, सी दिया थर्मामीटर, डी दिया एनीमोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बैरोमीटर से दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य उपकरण भी देख लेते हैं। और आगे अन्य उपकरण की बात करेंगे तो किस में यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो वायु को दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर लेंगे थर्मामीटर का प्रयोग, तो शरीर का तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी तापमान को मापने के लिए शरीर का थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो हवा की शक्ति के या हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 सदस्य देशों में संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया, बी दिया भारत, सी दिया जापान, डी दिया जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया सही है हमारा, भारत G7 सदस्य से संबंधित नहीं है। आगे बात कर लेंगे G7 में हमारे कौन कौन से देश संबंधित हैं। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। G7 देशों के 74वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2021 में हुआ था। तो ये करंट नहीं याद रखना, लेकिन इस G7 में हमारे कौन कौन से देश शामिल हैं इनको जरूर तैयार कर लेना। कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, इटली हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। ये सब G7 के सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन के अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया HPCL, बी दिया गेल, सी दिया ONGC, डी दिया IOC। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया ONGC द्वारा चालू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया नई दिल्ली, बी दिया चेन्नई, सी दिया कलकत्ता, डी दिया मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय। लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गर्म और आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, बी दिया उष्णकटिबंधीय समुद्र क्षेत्र को, सी दिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, डी दिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है हमारा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इसकी व्याख्या में बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र रसीले फलों के लिए विख्यात है, जिनमें संतरा, नींबू, सिट्रोन, अंगूर, अंजीर, जैतून आदि का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पूरा। सिट्रस फलों के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 70% निर्यात इन्हीं क्षेत्रों से किया जाता है। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो याद रखना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हमारा फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे संतरा, नींबू, सिट्रोन, अंगूर, अंजीर, जैतून आदि उत्पादक क्षेत्र का, यानी विश्व में जितनी सप्लाई हो रही है उसका 70% उत्पादन यहीं पर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो हीनयान बौद्ध धर्म को प्रश्रय किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, बी दिया हर्षवर्धन ने, सी दिया कनिष्क ने और डी दिया हमारा अशोक ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, अशोक ने किया था इसका। हीनयान बौद्ध धर्म के मौर्य सम्राट अशोक ने संरक्षण दिया था। हीनयान का आधार मार्ग अष्टांगिक है, याद रखना। हीनयान का मार्ग क्या है? अष्टांगिक है। वही जीवन को कष्टमय और क्षणभंगुर मानते हैं। हीनयान को थेरवाद या स्थिरवाद भी कहा जाता है। तो सिंधु जल संधि की बात करेंगे तो 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है गुलजारी लाल नंदा, बी दिया लाल बहादुर शास्त्री, डी दिया हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। 1960 का सिंधु जल संधि की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो सिंधु जल संधि सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। यह संधि दोनों देश के मध्य बहने वाली नदियों को जल बंटवारे को लेकर था। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।
इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान के मध्य में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हिमाचल प्रदेश, बी दिया पंजाब, सी दिया उत्तराखंड, डी दिया जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य की गढ़वाल क्षेत्र में, इसे यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया था। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दूरसंचार विभाग को कोई एक वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया एक्सचेंजर साइबर फ्यूजन सेंटर, बी दिया फोरम ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस एंड सिक्योरिटी टीम, ऑप्शन नंबर सी दिया एक्सेस नाउ डिजिटल सुरक्षा हेल्पलाइन, ऑप्शन नंबर डी दिया है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी भारत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारत द्वारा इसको निर्देश दे सकते हैं। इसके बारे में बात कर लें तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरा से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। इस दल का गठन 2004 में किया गया था। यह दल दूरसंचार विभाग को कोई एक वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया इलवर्ड विधेयक, बी दिया महारानी विक्टोरिया की घोषणा, सी दिया भारत सरकार अधिनियम 1858, डी दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटेन के सम्राट या सामग्री के हाथों में आ गई थी। इस समय ब्रिटेन की रानी 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा की थी। इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया भारतीय लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया लंदन, बी दिया ब्राज़ील, सी दिया पेरिस, डी दिया जापान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजन किया गया था, जो कि ब्राज़ील में किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 172 देश भाग लिए थे या शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण को लेकर डिस्कशन था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा दुग्ध क्रांति लाया गया था और एम एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति लाया गया था। ऑप्शन दिया था श्याम बेगनर, बी दिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी दिया त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल और डी दिया मौली कुरियन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, वर्गीस कुरियन द्वारा इसमें स्टार्ट किया गया था भारत में श्वेत क्रांति का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था। सन 1946 में कुरियन ने डेयरी सहकारी कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना किए थे। इसे अब अमूल डेयरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण है, यानी एड्स का कारण कौन सा वायरस है? ऑप्शन नंबर ए दिया एपिस्टिन बार वायरस, बी दिया एरपिस जोस्टर वायरस, सी दिया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डी दिया रूबेला वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे इसके बारे में डिटेल देखते हैं।
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को एड्स होने यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण माना जाता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दिया बिरहा, बी दिया चैत पर्व, सी दिया क्रम संगीत, डी दिया गीत खुदिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिरहा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसके अलावा सोहर, कैरवा, नौटंकी, नौका, झक्कड़, बंजारा, नजवा, कजली या कजरी कहते हैं, जरेवा, सदाबजरा, सारंग आदि ये सब प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत जरूर तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी दिया आर.के. नारायण, सी दिया अमर्त्य सेन, डी दिया अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया एक वर्ष में कम से कम 123 दिन कार्य करने वाले व्यक्ति को, बी दिया है एक वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य करने वाले व्यक्ति को, सी दिया एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करने वाले व्यक्ति को, डी दिया एक वर्ष में कम से कम 150 दिन कार्य करने वाले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी सही है, कम से कम 183 दिन कार्य करना होता है एक वर्ष में, तो उसे मुख्य श्रमिक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेजोन के आभासी सहायक या वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए दिया सीरी, बी दिया बिक्सबी, सी दिया एलेक्सा, डी दिया कोर्टोना। तो अमेजोन के आभासी सहायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एलेक्सा सही है। इसको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित किया गया था अमेजोन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड की आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया कपिल देव, बी दिया बीबीएस लक्ष्मण, सी दिया सचिन तेंदुलकर, डी दिया ध्यानचंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बीबीएस लक्ष्मण द्वारा आत्मकथा इसकी। इन्होंने 2018 में लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट फिल इन द ब्लैंक के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया 1024 बिट्स, 1024 टेराबाइट, 1024 मेगाबाइट, डी 1024 किलोबाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। कंप्यूटर की मेमोरी से जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से बार बार रिपीट किया गया है यूपीएसआई एएसआई में पेपर में। इसकी व्याख्या में देखते हैं। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट होता है, 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट होता है। तो ये क्रम है इनका मेमोरी का, तो इनको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की ब्रह्मा खुफिया एजेंसी कौन सी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, बी दिया अनुसंधान और विश्लेषण विंग्स, सी दिया प्रवर्तन निदेशालय, डी दिया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग्स। अनुसंधान और विश्लेषण विंग्स भारत की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी के तहत एजेंट बाहरी मुल्कों में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों का पता लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया एक्सिस बैंक, बी दिया पंजाब नेशनल बैंक, सी दिया भारतीय स्टेट बैंक, डी दिया भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी ICICI ने देश का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान एटीएम शुरू किया था। इस बैंक ने अपना ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बना दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में
अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया 4 सदस्य, बी दिया 5, सी दिया 6, डी दिया 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग। आगे इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार गठन मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसको याद रखना, मानवाधिकार आयोग 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बटेश्वर का मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए दिया आगरा, बी दिया संभल, सी दिया सीतापुर, डी दिया उन्नाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आगरा में बटेश्वर का मेला लगता है। इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो रामनवमी का मेला कहाँ पर लगता है? अयोध्या में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में। खिचड़ी का मेला गोरखपुर में। सोरो का मेला कासगंज में। बटेश्वर का मेला आगरा में। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? लखीमपुर खीरी में। ढाई घाट का मेला कहाँ पर लगता है? शाहजहाँ में। तो ये सब मेले थे जो कि बार बार रिपीट किए गए, यहाँ से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सांबर खारी झील कहाँ पर या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया राजस्थान, बी दिया आंध्र प्रदेश, सी दिया उड़ीसा, डी दिया गुजरात। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान में स्थित है सांबर खारी झील। सांबर झील की बात करेंगे तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। इसे वर्ष 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की स्थल सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया आंध्र प्रदेश, बी दिया पुदुचेरी, सी दिया हरियाणा, डी दिया केरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, पुदुचेरी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सन 1974 में पुदुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया था। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया राजीव गांधी, बी दिया मेजर ध्यानचंद, सी दिया कपिल देव, डी दिया केडी जादव द्वारा। तो इसमें मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को पड़ता है, याद रखना। इनके जन्म तिथि पर मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया संसदीय मामलों के मंत्री, बी दिया लोकसभा के अध्यक्ष, सी दिया प्रधानमंत्री, डी दिया गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों में अपनी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है, जिसका गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति अपने अपने विवेकानुसार करते हैं, और वही इन समितियों के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। कौन सा संगठन विश्व विकास संकेतक प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी दिया विश्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व विकास संकेतक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी अरविंद समझौता के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दिया 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी दिया 1940 में हुआ था। तो गांधी अरविंद समझौता की बात कर लेंगे तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इनकी डेट याद रखना। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब इनसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।